सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग अगेन बिजनेस स्टडीज का क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस स्टडीज जो कि क्लास 11 के लिए है। हम लोग का क्लास किससे रिलेटेड है? बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का क्लास है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 2, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था टॉपिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी बिजनेस स्टडीज का नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहां पे सारा नोट्स गिवन है क्लास 11 के लिए, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। ये क्लास सबके लिए फ्री है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, वो लोग जो क्लास, वो लोग चैनल को ज्वाइन करो और डेली बेस पे क्लास को पढ़ते रहे और सीखते रहे। रोज नया कुछ सीखना है। ठीक है, यही हमारा टारगेट है कि हमको कुछ रोज नया सीखना है और हमको आपको रोज कुछ नया सिखाना है। सो लेट्स स्टार्ट। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 32। ठीक है, अगेन मैं मेंशन कर देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी रेगुलर अपडेट्स है, जो भी नोट्स है, जो भी एमसीक्यूज है, वो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहे। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखना, बेल आइकन दबा के रखना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो तुरंत पता चल जाए। ठीक है, जिससे आप रेगुलर अप टू डेटेड रहे। तो आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, पेज नंबर 32 में आ जाते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन के साथ। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है, टॉपिक का नाम है आज का कैपिटल सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी कैपिटल कैसे रेज करेगा, कैसे कैपिटल रेज करेगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एक बड़ा टॉपिक है, जिसमें हमने प्रमोशन स्टेज को कवर कर लिया, हम लोगों ने इनकॉर्पोरेशन स्टेज को कवर कर लिया। नेक्स्ट आता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कंपनी कैपिटल कैसे लाएगा, किस तरह से पैसा लेके आएगा पब्लिक के पास, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहला बात, कंपनी तीन तरह का होता है। एक होता है 1% कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, एक होता है पब्लिक कंपनी। क्या 1% कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकता है? नहीं, 1% कंपनी पब्लिक से अपना फंड रेज नहीं कर सकता, पब्लिक से कैपिटल रेज नहीं कर सकता है। 1% कंपनी जो है वो पब्लिक से फंड रेज नहीं। सो 1% कंपनी तो पब्लिक से फंड रेज नहीं कर सकता है। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से फंड रेज कर सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी अपना शेयर ऑफर कर सकता है? क्या प्राइवेट कंपनी अपना शेयर बेच सकता है पब्लिक को? क्या पब्लिक प्राइवेट कंपनी का शेयर परचेज कर सकते हैं? आंसर इज नो। पब्लिक कंपनी भी अपना शेयर इशू, अपना शेयर ऑफर, अपने डिवेंचर्स को ऑफर, अपना सिक्योरिटीज को ऑफर नहीं कर सकते। किसको? पब्लिक को। 1% कंपनी एक तरह का प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। तो रह गया सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक शेयर परचेज कर सकता है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। पब्लिक कंपनी अपना कैपिटल रेज कर सकता है बाय इशूइंग शेयर्स टू द पब्लिक, बाय इशूइंग डिबेंचर्स। जैसे शेयर्स होता है वैसे डिबेंचर्स भी होता है। ठीक है, कंपनी जब लोन लेता है तो डिबेंचर इशू करता है, और जब कंपनी कैपिटल रेज करता है तो कंपनी शेयर इशू करता है। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकता है पब्लिक को। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आइए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है नोट्स में। अ पब्लिक कंपनी कैन रेज द रिक्वायर्ड फंड्स फ्रॉम द पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकता है, पब्लिक को डिवेंचर इशू कर सकता है, और अपना जो भी कैपिटल है, जो भी फंड्स उसको रिक्वायरमेंट है बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाए रखने के लिए, जो भी कैपिटल का दरकार, जो भी फंड्स का दरकार है, वो रेज कर सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकता है? आंसर है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जो अपना शेयर पब्लिक को इशू कर सकता है, पब्लिक को ऑफर कर सकता है। पब्लिक कौन सा कंपनी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी में। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर इशू कर सकता है? नहीं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को अपना शेयर इशू नहीं कर सकता। पब्लिक कंपनी एक ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक अपना शेयर परचेज कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी ऐसा कंपनी है जो कंपनी पब्लिक को, ठीक है, जनरल पब्लिक को, मास पब्लिक को अपना शेयर ऑफर कर रहा है, अपना डिवेंचर्स ऑफर कर रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है? फॉर डूइंग द सेम, मतलब शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर इशू करने के लिए कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। अगर कोई भी पब्लिक कंपनी शेयर इशू लेके आ रहा है, ठीक है, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर मार्केट से, लोगों से पैसा उठाना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, कैपिटल रेज करना चाहता है, तो उसको क्या इशू करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। किसको? कौन इशू करता है प्रोस्पेक्टस? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। कौन इशू करता है प्रोस्पेक्टस? सिर्फ और सिर्फ
पब्लिक कंपनी। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो ये बताएगा कि कंपनी का सारा डिटेल्स, ठीक है, जिस कंपनी में हम एज अ पब्लिक पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसका डिटेल तो मेरे पास होना चाहिए। तो कंपनी का डिटेल्स हमको एक डॉक्यूमेंट के थ्रू मिलता है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। या तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस के बदले। ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? उसके बदले में। या तो पब्लिक कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगा या तो स्टेटमेंट इशू करेगा इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो लिखा हुआ है फॉर डूइंग द सेम, मतलब शेयर इशू करने के लिए, डिवेंचर से पैसा रेज करने के लिए पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट which states various information regarding the company। कंपनी कब बना था, कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर है, कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर्स है, कंपनी किस चीज के लिए बनाया गया है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, कंपनी का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी ने लास्ट कितना सालों से डिविडेंड दे रखा है। ये सारा इंफॉर्मेशन, कंपनी के रिगार्डिंग सारा इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में गिवन रहता है। डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में गिवन रहता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस। कौन सा कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू कर सकता है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करता है, बिकॉज प्राइवेट कंपनी को शेयर इशू करना ही नहीं है तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करेगा। पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना है, पब्लिक कंपनी को शेयर ऑफर करना है, पब्लिक कंपनी को शेयर बेचना है पब्लिक को, इसलिए पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करता है, जिसमें सारा डिटेल, सारा मैटर्स लिखा रहेगा। कंपनी कब फ्रेम हुआ था, कंपनी किस रीजन से फ्रेम हुआ था, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कौन कौन शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स कौन कौन है, कंपनी ने कहां कहां से कितना लोन ले रखा है, एवरीथिंग। ठीक है, कंपनी का कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटीज है, एवरीथिंग विल बी मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस। तो डूइंग द सेम इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा डिटेल्स लिखा रहेगा रिगार्डिंग द कंपनी। प्रोस्पेक्टस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारा डिटेल्स लिखा रहेगा रिगार्डिंग द कंपनी। जैसे सोचो रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा रहेगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ रहेगा कंपनी का कितना एसेट है, कंपनी का कितना लायबिलिटी है, कंपनी में कौन कौन शेयर होल्डर्स है, कौन कौन डायरेक्टर्स है। ठीक है, जैसे मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, आकाश अंबानी डायरेक्टर है, नीता अंबानी डायरेक्टर है, एंड सो ऑन, और कौन कौन डायरेक्टर्स है। ठीक है, कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स है, करेंटली कंपनी का मार्केट प्राइस क्या चल रहा है पर शेयर, मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस क्या चल रहा है, ये सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा प्रोस्पेक्टस में। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कौन इशू करता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों इशू करते हैं प्रोस्पेक्टस? ताकि पब्लिक को हम इनवाइट कर सके, टू इनवाइट द पब्लिक। ठीक है, तो क्या लिखा है? फॉर डूइंग द सेम इट हैज टू इशू अ प्रोस्पेक्टस, मतलब पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करता है which is an invitation to the public to subscribe to the capital of the company। हम पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं कि आओ मेहरबान, आओ कदरदान, आओ और हमारा कैपिटल में सब्सक्रिप्शन करो, आओ और हमको कैपिटल प्रोवाइड करो, शेयर परचेज करो, कैपिटल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो पब्लिक कंपनी क्या करता है? एक डॉक्यूमेंट इशू करता है। इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कौन सा कंपनी इशू करेगा? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करता है, उसका नाम क्या होता है? प्रोस्पेक्टस, जिसमें कंपनी का सारा डिटेल्स मेंशन रहेगा, सारा डिटेल्स A to Z, कंपनी कब बना था, किस लिए बना था, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि कैपिटल कौन रेस कर सकता है, पब्लिक से कैपिटल कौन रेस कर सकता है, पब्लिक से फंड कौन सा कंपनी रेस कर सकता है? आंसर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकता है? नहीं, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता है। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। पब्लिक से फंड रेज करने का क्या क्या स्टेप है? तो सबसे पहले हम लोग को नोट्स में गिवन है, कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा स्टेप 1 में क्या लिखा हुआ है। स्टेप 1 लिखा है सेबी अप्रूवल। ये सेबी कौन होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहां पे मैं सेबी का फुल फॉर्म लिख देता हूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये सेबी को क्यों बनाया गया था?
आज सोचो कोई भी आंडू पांडू कंपनी लोगों का पैसा लेके कैपिटल से बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कैपिटल जमा करके बिजनेस कर रहा है। अगर कंपनी ने पब्लिक का पैसा मार दिया तो उसको बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे, पब्लिक को पब्लिक कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बना रहे, इसलिए सेबी को बुलाया गया, सेबी को ऑर्गेनाइज किया गया, सेबी को फ्रेम किया गया, ठीक है। तो सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे देखो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पूरा बैंकिंग एनवायरनमेंट को रेगुलेट करता है, पूरा बैंकिंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। आरबीआई जैसे एक रेगुलेटरी बॉडी है, आरबीआई क्या करता है, पूरा का पूरा बैंकिंग एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। वैसे ही जितना भी कंपनी बिजनेस है, कंपनी बिजनेस को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी कब बनाया गया था, 1992 में, ठीक है, 1992 में इसको फ्रेम किया गया था, इसको बनाया गया था। तो हमको सेबी का ना अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप्स में क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। अगर हमको पब्लिक से फंड रेज करना है, ठीक है, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। अगर हम लोग को पब्लिक से फंड रेज करना है तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है सेबी अप्रूवल, ठीक है, अप्रूवल फ्रॉम सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी अप्रूवल पहले हमको लेना पड़ेगा। अप्रूवल मतलब उसका कंसेंट लेना पड़ेगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करेगा तो उसको सबसे पहले सेबी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अगर सेबी अप्रूवल देगा तभी कंपनी शेयर इशू कर सकता है, अगर सेबी अप्रूवल नहीं दे रहा है तो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है, सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट, देखो हमारे इंडिया में दो तरह का मार्केट है, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। हम लोग जो शेयर्स परचेज और सेल करते हैं ना, कौन सा मार्केट में होता है, कैपिटल मार्केट में होता है, ठीक है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को अलग से वीडियो में कवर किया जाएगा, अभी नॉट रिक्वायर्ड। सेबी किसको रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, क्यों बनाया गया, ताकि वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। अ पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक द अप्रूवल ऑफ सेबी टू इशू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब वो शेयर्स भी हो सकता है, डिवेंचर्स भी हो सकता है। सिक्योरिटीज का मतलब लिख लेना, सिक्योरिटीज इंक्लूड्स बोथ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। सिक्योरिटीज का मतलब, सिक्योरिटीज एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है। सिक्योरिटीज के अंदर दो चीज आता है, सिक्योरिटीज के अंदर शेयर्स भी आ जाएगा और सिक्योरिटीज के अंदर डिवेंचर्स भी आ जाएगा। क्या होता है डिवेंचर्स, जैसे शेयर इशू करता है कंपनी, पब्लिक से कैपिटल रेज करता है। डिवेंचर इशू करता है, पब्लिक से लोन रेज करता है। ये कैपिटल है, ये लोन है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो सिक्योरिटीज, ठीक है। तो सेबी का अप्रूवल सबसे पहले लेना पड़ेगा। स्टेप 1 क्या हो गया, सेबी का अप्रूवल। अगर हम सेबी का अप्रूवल नहीं लेंगे तो हम लोग शेयर इशू नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी को अगर पब्लिक से कैपिटल रेज करना है तो सबसे पहले सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी कौन है, सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो किसको रेगुलेट करता है, कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कैपिटल मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी, ठीक है। ये क्यों बनाया गया है, ताकि ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट कर सके, कंट्रोल कर सके। तो सेबी रेगुलेट्स द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। और अगर कंपनी को शेयर इशू करना है, किसी भी पब्लिक कंपनी को अगर शेयर इशू करना है तो उसको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा अगर हमको कैपिटल रेज करना है। ये क्या चीज का स्टेप्स है, स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। अगर पब्लिक से हमको कैपिटल रेज करना है तो हमको फाइल करना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि कंपनी का सारा मैटर्स, कंपनी कब बना था, कंपनी कब से बिजनेस कर रहा है, कब उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, कौन कौन उसमें शेयर होल्डर है, कौन कौन उसमें डायरेक्टर्स है, कंपनी का एसेट्स कितना है, कंपनी का लायबिलिटीज कितना है, ये सारा इंफॉर्मेशन, मतलब सिंपल सा बात समझ जाओ, कंपनी का सारा डिटेल्स कहां लिखा रहेगा, प्रोस्पेक्टस में। अगर पब्लिक कंपनी को शेयर इशू करना है, अगर पब्लिक कंपनी को कैपिटल रेज करना है, अगर पब्लिक कंपनी को फंड रेज करना है पब्लिक से, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सेबी का अप्रूवल चाहिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का अप्रूवल चाहिए। किसको सेबी का अप्रूवल चाहिए होगा, पब्लिक कंपनी को। पब्लिक कंपनी को सेबी का अप्रूवल चाहिए, तब जाके वो
फंड रेस कर सकता है। अगर सेबी अप्रूवल देगा तभी जाके पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकता है। अगर सेबी का अप्रूवल नहीं मिला, सेबी का कंसेंट नहीं मिला, सेबी का परमिशन नहीं मिला, तो पब्लिक कंपनी शेयर इशू या फिर डिवेंचर इशू नहीं कर सकता। सेबी क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया। दो तरह का मार्केट प्रिवेल करता है इंडिया में, एक होता है कैपिटल मार्केट और एक होता है मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, कौन कंट्रोल करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या चाहिए? सेबी अप्रूवल। दूसरा क्या चाहिए? फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कौन फाइल करता है? प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कौन फाइल करता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो क्या लिखा है? फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस लिखा है। इट इज अ डॉक्यूमेंट which invites the offers from the public to purchase the shares and debentures or make deposits in the company। तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू पब्लिक कंपनी क्या कर रहा है? पब्लिक को इनवाइट कर रहा है कि आओ मेहरबान, आओ कदरदान, आओ और हमारा शेयर परचेज करो, आओ और हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, आओ और हमारे कैपिटल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मतलब परचेज करो, खरीदो, ठीक है, एक्वायर करो। ठीक है, तो फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। कौन इशू करेगा? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में क्या लिखा है? इट इज अ डॉक्यूमेंट, प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट which invites offers from the public to purchase the shares and debentures or make deposits in the company। either a prospectus, या तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, या तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, या फिर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ। ल्यू ऑफ मतलब उसके बदले में। अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करेगा। कौन इशू करेगा? पब्लिक कंपनी। अगर पब्लिक कंपनी को पब्लिक से फंड रेज करना है तो क्या क्या स्टेप है? सबसे पहला स्टेप सेबी अप्रूवल लेना पड़ेगा। दूसरा स्टेप फाइलिंग अ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट है जो कौन फाइल करता है? सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी। टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स ऑफ द कंपनी। टू इनवाइट द पब्लिक, पब्लिक को हम इनवाइट कर रहे हैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू कि वो लोग कंपनी का शेयर परचेज करें। ठीक है, कंपनी का सिक्योरिटीज परचेज करें। ओके, नेक्स्ट आता है स्टेप 3, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। 3 लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। पहले तो कंपनी अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करेगा, ठीक है, जिसमें वो पब्लिक का सारा एप्लीकेशन का पैसा रख सके। जो लोग शेयर परचेज करेंगे वो लोग तो कंपनी को पैसा जमा करेंगे, वो लोग तो कंपनी के बैंक अकाउंट पैसा डिपॉजिट करेंगे। तो किस बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेंगे? बैंकर सेलेक्ट करो। ठीक है, हम लोग को अगर पब्लिक से फंड रेज करना है तो हमको एक बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर नेसेसरी है। अगर हमको पब्लिक के थ्रू, पब्लिक में अपना शेयर इशू करवाना है, पब्लिक को अपना शेयर बेचना है, तो हमको ब्रोकर से भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं पहुंच सकते, ब्रोकर्स हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा शेयर्स बिके। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे। ऐसा बहुत सारा एजेंसी है, ऐसा बहुत सारा फर्म है जो ब्रोकरेज का काम करता है। ठीक है, जो ब्रोकिंग का काम करता है। ठीक है, जो एजेंसी सर्विस देता है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, क्यों बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा? पब्लिक जो भी पैसा डिपॉजिट करेगा, कौन सा बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, तो उसके लिए एक बैंकर होना जरूरी है, मतलब एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। कंपनी के नाम पे एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, अरे भाई मेरा शेयर बिक्री करवाओ, मेरा शेयर पब्लिक के थ्रू सब्सक्राइब करवाओ, मेरा शेयर बिक नहीं रहा है, तुम लोग थोड़ा जिम्मेदारी लो, ब्रोकरेज ले लेना, कमीशन ले लेना, मेरा शेयर बिकना चाहिए। तो ब्रोकर से कांटेक्ट करेंगे। एंड लास्ट इज अंडरराइटर्स। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या होता है अंडरराइटर्स पॉइंट को समझाने के लिए सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अंडरराइटर्स वाला पॉइंट को समझाने के लिए सबसे पहले आई विल एक्सप्लेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। कंपनीज एक्ट में एक क्लॉज है, एक प्रोविजन है रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है रिगार्डिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अंडरराइटर्स वाला पॉइंट को समझने के लिए पहले हम लोग को मिनिमम सब्सक्रिप्शन को समझना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन? जितना शेयर्स, जितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, जितना नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया है पब्लिक को, सपोज कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया है, इशू किया है। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया है, इशू किया है। जितना शेयर्स कंपनी ऑफर किया है पब्लिक को, जितना शेयर्स कंपनी इशू किया है पब्लिक को, उसका एटलीस्ट कम से कम 90%,
जितना शेयर्स कंपनी ने ऑफर किया है, सपोज 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया है, 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया है, ठीक है, कंपनी ने कितना शेयर इशू किया है, सपोज 1 लाख शेयर कंपनी ने इशू किया है, इसका एटलीस्ट कम से कम मिनिमम कम से कम एटलीस्ट 90% must be subscribed, मतलब परचेज करना पड़ेगा बाय द जनरल पब्लिक। क्या बोल रहे हैं, कंपनी जितना शेयर इशू किया, कितना शेयर इशू किया हमारे एग्जांपल में 1 लाख शेयर, तो कंपनी जितना शेयर इशू किया उसका कम से कम एटलीस्ट कितना परसेंट, कम से कम 90% पब्लिक को खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। जितना शेयर ऑफर करेगा कंपनी उसका कम से कम एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब मतलब खरीदना ही पड़ेगा। मस्ट बी सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, खरीदना ही पड़ेगा। एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक को एटलीस्ट 90% शेयर्स खरीदना पड़ेगा। अगर जनरल पब्लिक ने वो शेयर्स परचेज नहीं किया, अगर 90% सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, जितना शेयर कंपनी इशू किया अगर उसका 90% नहीं बिका, कम से कम 90% शेयर्स नहीं बिका, तो उस कंपनी को पब्लिक का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। उस कंपनी को पब्लिक का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर कंपनी को सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक का सारा पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। अगेन आई विल रिपीट, अगर कोई कंपनी मान लो 1 लाख शेयर इशू किया, मान लो किसी कंपनी ने पब्लिक को अपना 1 लाख शेयर ऑफर किया, पब्लिक को एटलीस्ट कितना खरीदना पड़ेगा, 90%, मतलब 90,000 शेयर्स। पब्लिक को एटलीस्ट कितना खरीदना पड़ेगा, 90%। मतलब अगर 1 लाख शेयर कंपनी इशू किया है तो उसका 90% कितना होता है, 90,000 शेयर्स। अगर 90,000 शेयर कम से कम पब्लिक खरीद लेता है, ठीक है, तो ठीक है, तब दिक्कत नहीं है। बट अगर 90,000 शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदा, पब्लिक ने 88,000 शेयर्स खरीदा, तो क्या 90% सब्सक्राइब हुआ, क्या 90% इशूड शेयर्स सब्सक्राइब हुआ, क्या 90% इशूड शेयर्स बिका, नहीं। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, कंपनी को पब्लिक का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। अब तुम सोचो, कोई भी आंडू पांडू नया कंपनी क्या अपना शेयर का 90% सब्सक्रिप्शन डे 1 से अचीव कर सकता है? नहीं, ऑब्वियसली आंसर है नहीं। कोई भी नया कंपनी होगा तो हम और आप क्या उसमें पैसा लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इस केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया कभी फुलफिल होगा ही नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया जो है वो कभी फुलफिल नहीं होगा। क्या बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया बोलता है जितना शेयर कंपनी ऑफर किया है पब्लिक को, जितना शेयर कंपनी इशूड किया है पब्लिक को, उसका एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। उसका कम से कम 90% शेयर पब्लिक को खरीदना ही पड़ेगा। अगर पब्लिक ने वो 90% शेयर्स परचेज नहीं किया, अगर कंपनी ने इशूड शेयर्स का 90%, जैसे मान लो इशूड शेयर्स 1 लाख है तो उसका 90% 90,000 होगा। अगर पब्लिक ने 90,000 शेयर्स परचेज नहीं किया तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो पब्लिक का सारा पैसा रिटर्न कर दे। कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक का सारा पैसा रिटर्न कर दे विद इन 30 डेज। अगर ये सिचुएशन रहेगा तो कोई भी नया कंपनी का शेयर 90% सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नया कंपनी है, नया कंपनी में कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो उस केस में क्या आता है, अंडरराइटर्स का बात आता है। वहां पे अंडरराइटर्स का रोल आ जाता है। अंडरराइटर्स कौन होता है? अंडरराइटर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, अंडरराइटर्स ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, अंडरराइटर्स कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं। जैसे बैंक अंडरराइटिंग का काम करता है। बैंक क्या करता है? अंडरराइटिंग का काम करता है। अंडरराइटर्स होते कौन है? जो लोग अपने कॉन्टैक्ट्स में ये शेयर्स को सब्सक्राइब करवाएंगे, ठीक है, जिन पे पब्लिक बहुत ट्रस्ट करता है। जैसे मान लो बैंक भी अंडरराइटिंग का काम करता है। बैंक बोलता है कि ये कंपनी का शेयर परचेज करो, ठीक है, फ्यूचर में बहुत दाम बढ़ेगा, फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट देगा, ठीक है, इस कंपनी का शेयर परचेज करो, उस कंपनी का शेयर परचेज करो। तो बैंक अगर बोलता है ना तो हमको बहुत ज्यादा ट्रस्ट आता है बैंक पे। हमको हमारे घर पे लोगों पे उतना ट्रस्ट नहीं है जितना हमको बैंक के ऊपर ट्रस्ट है। बैंक अगर इंटरेस्ट भी देता है ना, लोग चेक भी नहीं करते सही दिया कि गलत दिया है, बस दे दिया, हम लोग खुश हो जाते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो बैंक के ऊपर लोगों को बहुत ट्रस्ट है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। तो बैंक एज एन अंडरराइटर्स लोगों को कन्विंस करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है कि इस कंपनी का शेयर परचेज करो, उस कंपनी का शेयर परचेज करो। तो बैंक क्या करता है? अंडरराइटर्स का काम करता है। अब अंडरराइटर्स का काम क्या है? ये लोग अपना कॉन्टैक्ट्स में इन शेयर्स को बिक्री करवाएगा, ये लोग अपना कॉन्टैक्ट्स में इन शेयर्स को बिक्री करवाएगा। इससे कंपनी का थोड़ा बहुत टेंशन तो कम हो गया कि अंडरराइटर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि वो लोग ये 90% सब्सक्रिप्शन अचीव करवा देगा, ठीक है। अब सोचो अगर अंडरराइटर्स भी ये काम नहीं कर पाए, अगर अंडरराइटर्स भी ये काम
कर पाए तो अंडरराइटर्स खुद पर्सनली ये शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अगर अंडरराइटर्स लोग भी अपना कॉन्टैक्ट में शेयर बिक्री नहीं करवा पाए, अगर अंडरराइटर्स ने भी अपना कॉन्टैक्ट में शेयर बेच नहीं पाए वो लोग, तो अंडरराइटर्स आर पर्सनली लायबल, वो लोग खुद ये शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अब कंपनी पूरा टेंशन फ्री हो गया। अब जो कंपनी है वो पूरा टेंशन फ्री हो गया। क्यों टेंशन फ्री हो गया? कंपनी ने मान लो 1 लाख शेयर इशू किया, कंपनी ने पूरा रिस्पांसिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया, 1 लाख शेयर्स का रिस्पांसिबिलिटी अंडरराइटर्स को दे दिया। अब अंडरराइटर्स का रिस्पांसिबिलिटी है या तो अपना कॉन्ट्रैक्ट में ये 1 लाख शेयर वो लोग बिक्री करवाए, और नहीं करवा पा रहे तो खुद खरीदे। मतलब ले दे के बात ये है कि कंपनी का जो 1 लाख शेयर इशू हुआ था वो पूरा का पूरा पब्लिक खरीद लेगा, या तो पब्लिक खुद खरीदेगा, और अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा तो उसके बदले अंडरराइटर्स को खरीदना पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि अंडरराइटर्स ये काम क्यों करेंगे? तो अंडरराइटर्स एक्ट एज एजेंट। अंडरराइटर्स को इसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। अंडरराइटर्स को इसके बदले क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। तो क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्यों इन लोगों को अपॉइंट करना जरूरी है? बैंकर चाहिए क्योंकि भाई जो बैंक अकाउंट में पैसा आएगा वो तो एक बैंक अकाउंट सेपरेट ओपन करना पड़ेगा। ब्रोकर चाहिए जो कंपनी का प्रमोशन करेगा, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी शेयर खरीदो, ठीक है। और अंडरराइटर्स भी एक तरह के ब्रोकर्स ही होते हैं, बट अंडरराइटर्स का कॉन्सेप्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। कंपनीज एक्ट में प्रोविजन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, जितना शेयर कंपनी इशू किया है उसका एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। जितना शेयर कंपनी इशू किया है उसका एटलीस्ट 90% मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द जनरल पब्लिक। अगर 90% सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, अगर 90% सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ, देन कंपनी को 30 दिन के अंदर पब्लिक का सारा पैसा रिफंड करना पड़ेगा। इसलिए अंडरराइटर्स का कॉन्सेप्ट आया। अंडरराइटर्स लोग क्या करेंगे? अंडरराइटर्स लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि वो लोग ये 1 लाख शेयर बिक्री करवा देगा पब्लिक में, वो लोग ये 1 लाख शेयर सब्सक्राइब करवा देगा पब्लिक से। उन लोग का कॉन्टैक्ट बहुत है, बहुत चैनल है, उन लोग का बहुत इन्फ्लुएंस है, ठीक है, बहुत इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत ज्यादा है। और अगर वो लोग अंडरराइटर्स लोग नहीं करवा पाए, अगर अंडरराइटर्स फेल करते हैं ऐसा करने पे, तो अंडरराइटर्स लोग खुद खरीदेंगे ये शेयर। मतलब अगर कंपनी अपना शेयर्स का अंडरराइटिंग करवा रहा है तो उससे ये चीज तो क्लियर हो गया कि उसका सारा शेयर्स बिक ही जाएगा, ठीक है। या तो पब्लिक खरीदेगा अंडरराइटर्स के बोलने पे, और अगर अंडरराइटर्स के बोलने पे पब्लिक नहीं खरीदा तो अंडरराइटर्स लोग खुद खरीदेंगे, वो लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया खुद खरीदेंगे वो लोग। ऐसा करने से कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला जो हेडेक था, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला टेंशन था, वो दूर हो गया। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। तो यही बात देखो लिखा हुआ है स्टेप 3 में, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स। द बैंकर ऑफ द कंपनी रिसीव द एप्लीकेशन मनी, ठीक है। जो भी जब हम लोग शेयर परचेज करते हैं ना तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा जमा देना पड़ता है। इंस्टॉलमेंट में हम लोग पैसा देते हैं, जब भी हम लोग कोई शेयर परचेज करते हैं तो पैसा इंस्टॉलमेंट में देना पड़ता है। तो एप्लीकेशन का पैसा कौन रिसीव करता है? बैंकर्स, ठीक है, हमारे बिहाफ में, हमारा बैंक अकाउंट में रिसीव करेंगे। ब्रोकर्स एनकरेज द पब्लिक, मतलब ये पब्लिक को इन्फ्लुएंस करता है कि इस कंपनी का शेयर परचेज करो, उस कंपनी का शेयर परचेज करो, फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है, फ्यूचर में अच्छा डिविडेंड देगा, ठीक है। For the shares, underwriters are the persons who undertake to buy the shares. Underwriters वो पर्सन है जो उन्होंने जिम्मेदारी लिया है कि वो लोग ये शेयर या तो खुद बिक्री करवाएगा, दूसरे को बिक्री करवा देगा, ठीक है, या अगर नहीं बिक्री करवा पाया तो खुद ही खरीदेगा ये लोग। Who undertake मतलब they are taking the responsibility, undertake का मतलब वो लोग responsibility ले रहा है to buy the shares if these are not subscribed by the general public, ठीक है। अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा उनके बदले में? अंडरराइटर्स। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया था उसका टेंशन तो चला गया, ठीक है। स्टेप 4 क्या बोलता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। जितना शेयर कंपनी इशू किया उसका कम से कम 90% पब्लिक को खरीदना पड़ेगा। अगर कंपनी का इशूड शेयर्स का 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ, अगर पब्लिक ने 90% सब्सक्रिप्शन नहीं किया, इन दैट केस कंपनी को पब्लिक का सारा पैसा 30 दिन के अंदर रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। वही बात लिखा है, इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ही नहीं हुआ तो कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाएगा, कंपनी शेयर्स नहीं दे पाएगा शेयर होल्डर को, और उसको पब्लिक का एंड द एप्लीकेशन मनी मस्ट बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर पब्लिक का पैसा हमको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टेप 5, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो स्टेप 4 क्या था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। स्टेप 4 लिख लेते हैं, होपफुली यहां तक क्लियर होगा। स्टेप 4 क्या होता है? कंपनी को सोचना पड़ेगा अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन की मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव हो जाए। स्टेप 4 क्या होगा? कंपनी को सोचना पड़ेगा अबाउट मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। स्टेप 5, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। इट इज नेसेसरी फॉर पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज।
पब्लिक कंपनी का जो शेयर्स है ना वो लिस्टेड होना चाहिए, वो कोटेड होना चाहिए। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। पब्लिक कंपनी का जो भी शेयर्स है वो लिस्टेड होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज में, ताकि लोग वहां पे उनका रेगुलर शेयर प्राइस इंक्रीज डिक्रीज चेक कर सके। जो भी पब्लिक कंपनी का शेयर लिस्टेड रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, उस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम लोग रेगुलर बेसिस पे उस कंपनी का शेयर प्राइस चेक कर पाएंगे। तो हम लोग को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टेप 5 क्या होता है? एप्लीकेशन एक सबमिट करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, लिस्टिंग करवाना पड़ेगा, कंपनी को अपना शेयर्स का लिस्टिंग करवाना पड़ेगा। किसके थ्रू? कोई भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, ठीक है। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। क्या लिखा है इसमें? इट इज नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू लिस्ट देयर शेयर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज, therefore the promoters apply in a stock exchange to list the company shares। तो ये कंपनी का लिस्टिंग, इसको बोलते हैं लिस्टिंग करवाना, ठीक है। कोटेशन करवाना, कोट करवाना। तो कंपनी का जो शेयर्स है उसका लिस्टिंग कौन करवाएगा? प्रमोटर्स, क्योंकि अभी भी इनिशियल स्टेज चल रहा है, ठीक है। इफ अ कंपनी फेल्स टू गेट सच परमिशन विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, द अलॉटमेंट शैल बिकम वॉइड। अगर लिस्टिंग नहीं करवाया तो जहां से एप्लीकेशन का एक डेट होता है, ठीक है, एप्लीकेशन का डेट से 10 वीक के अंदर अगर हम लोगों ने लिस्टिंग नहीं करवाया तो वो अलॉटमेंट वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। वॉइड मतलब वो कैंसल हो जाएगा, ठीक है। जो पब्लिक का पैसा हम ले रखे हैं उनका पैसा हमको रिफंड करना पड़ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग करवाना जरूरी है। स्टेप 6 क्या होता है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। स्टेप 6 होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो कंपनी क्या कर सकता है? शेयर होल्डर को शेयर अलॉट कर सकता है। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में क्या लिखा है? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मींस एक्सेप्टेंस ऑफ शेयर्स अप्लाइड। जिन्होंने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था, जिन्होंने शेयर के लिए अप्लाई किया था, उनको हम शेयर्स अलॉट करेंगे। जिन पब्लिक ने एप्लीकेशन का पैसा जमा किया था, जिन्होंने एप्लीकेशन किया था फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी, उनको हम लोग क्या कर देंगे? शेयर्स अलॉट कर देंगे, ठीक है। एंड इशुएंस ऑफ अलॉटमेंट लेटर्स टू द शेयर होल्डर्स, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर्स आर सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। और लास्ट स्टेप क्या करना पड़ेगा ना? जो भी नेम ऑफ द शेयर होल्डर है, एड्रेस मतलब करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो भी है शेयर होल्डर का, वो हमको सबमिट करवाना पड़ेगा किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेप्स फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द पब्लिक। एंड आज हम लोगों ने कैपिटल सब्सक्रिप्शन को कवर कर लिया। इस तरह से पब्लिक कंपनी अपना शेयर इशू करता है और पब्लिक से फंड रेज कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।